हाय फ्रेंड, आज हम विश्व के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है फ्रांसीसी क्रांति, जो हमारी कब हुई थी 1789 में हुई थी। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति, जो हमारे 1789 में हुई थी। तो विश्व इतिहास में 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है, ये बहुत ही एक युगांतरकारी घटना थी। इसने न केवल फ्रांस में सदियों से चली आ रही जो हमारी निरंकुशी, जो हमारी राजशाही और सामंती व्यवस्था थी, इसका अंत किया, बल्कि हमारी पूरी दुनिया को तीन लोकतांत्रिक मंत्र दिए। कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। तो ये हमारे तीन लोकतांत्रिक मंत्र थे जो हमारे फ्रांसीसी क्रांति ने पूरी दुनिया को दिए थे। ये क्रांति 1789 में शुरू हुई थी, 1799 तक चली थी, और इसने क्या किया? आधुनिक लोकतंत्र की आधारशिला रखी थी। अब हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से हमारी फ्रांसीसी क्रांति होती है। इसमें पहला कारण आता है हमारा पॉलिटिकल कॉज, मतलब दोषपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो फ्रांस की उस समय की राजनीतिक संरचना पूरी तरह से जर्जर, निरंकुश और जनता की समस्याओं से कटी हुई थी। मतलब जनता की जो समस्याएं थी, उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं थी जनता किस स्थिति में जी रही है। बात करें शासन की, तो शासन कैसा था? शासन हमारा केंद्रीकृत और निरंकुश शासन था। फ्रांस में शासन कैसा था? हमारे वंशानुगत राजतंत्र था, जहाँ राजा के पास असीमित शक्तियां हुआ करती थी। फ्रांस में क्या वंशानुगत राजतंत्र था, जहाँ हमारे राजा के पास असीमित शक्तियां हुआ करती थी, जिसमें हमारे लुई 14 एक बात कहता था। वो बात कौन सी थी? मैं ही राज्य हूँ, मतलब आई एम द स्टेट, मतलब मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। और इस निरंकुशता का ये चरम प्रमाण है कि कोई व्यक्ति ये कह दे कि आई एम द गॉड, मैं ही ईश्वर हूँ। तो वैसे ही कहते थे हमारे को लुई 14 कि मैं ही राज्य हूँ, और जो मैं कहूंगा वही सत्य है और वही होगा। फिर लुई 14 के बाद तो और भी ज्यादा खतरनाक काम होता है लुई 15, लुई 16, जो हमारे क्या अयोग्य और विलासी शासक थे। लुई 15 की बात करें तो ये अत्यंत कमजोर शासक थे, जो केवल विलासिता में डूबे रहते थे और प्रशासन को सुधारने में वो पूरी तरह से विफल रहते। कौन? लुई 15। इसके आगे बात करते हैं लुई 16 की। तो लुई 16 तो अपनी पत्नी की ही बातों में लगे रहते थे। तो ये भी हमारे एक बहुत ही अयोग्य शासक थे। कौन? लुई 16। और अपनी पत्नी मैरी एंटोनेट के गलत प्रभाव में थे। कौन? लुई 16। और ये दोनों शासक जनता की भुखमरी और पीड़ा से पूरी तरह से अनजान थे। कौन? लुई 16, लुई 15 क्या थे हमारे? दोनों के दोनों शासक जनता की भुखमरी और पीड़ा से पूरी तरह से अनजान थे। फिर बात करें खर्चीली राजव्यवस्था की, तो राजा अपनी प्रजा से दूर हमारे वर्साय के भव्य महलों में, मतलब पैलेस ऑफ वर्साय में रहता था। कौन? राजा के अपनी प्रजा से दूर वर्साय के भव्य महलों में रहता था। और इस महल के रख रखाव और दरबारियों की विलासिता पर, जो हमारा ये महल था, कौन सा? वर्साय का महल। इस महल के रख रखाव और दरबारियों की विलासिता पर जनता की खून पसीने की कमाई, मतलब सार्वजनिक धन, पानी की तरह बहाया जाता था। क्या? हमारी इस महल के रखरखाव और जनता की दरबारियों की विलासिता पर क्या होता था? जनता की खून पसीने की कमाई, जो हमारा सार्वजनिक धन होता था, सरकार का धन, वो पानी की तरह बहाया जाता था। न्यायिक प्रक्रिया की बात करें तो न्यायिक प्रक्रिया कैसी थी? भ्रष्ट न्यायिक प्रक्रिया थी। तो फ्रांस में कानूनों की एक रूपता नहीं हुआ करते थे, मतलब पूरे देश के अंदर, पूरे फ्रांस के अंदर एक जैसे कानून नहीं हुआ करते थे। राजा के मुंह से निकला हुआ शब्द ही कानून हुआ करता था। और इसकी पराकाष्ठा आप देख सकते हो किससे? लेटर दे काशे से। लेटर दे काशे की बात करें तो ये क्या होता है? ये राजा के द्वारा जारी किया जाने वाला एक मनमाना गिरफ्तारी वारंट होता था। ये क्या था? राजा के द्वारा जारी किया जाने वाला एक क्या था? मनमाना गिरफ्तारी वारंट हुआ करता था, जिससे किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, जैसे हमारे रॉलेट एक्ट आया था, उसी तरह हमारे क्या था? ये लेटर दे काशे था, जिससे हमारे क्या किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था, जिसे हम क्या कहते हैं? लेटर दे काशे कहते हैं। फिर वोल्टेयर साहब इस पे व्यंग करते हुए कहते हैं कि कानून तो इस तरह बदले जाते हैं जैसे कोई गाड़ी के घोड़े बदल रहा हो। तो फ्रांस में क्या कानून इस प्रकार बदले जाते हैं जैसे गाड़ी के घोड़े बदले जाते हैं। ये किसने कहा था? वोल्टेयर ने इस बात पे व्यंग करते हुए कहा था। फिर बात करें उस समय की जो प्रतिनिधि सभा थी, वो अक्षम थी। फ्रांस के संसद को एस्टेट्स जनरल कहा जाता था। आप इसे याद रखिए, फ्रांस के संसद को क्या कहा जाता था? एस्टेट्स जनरल कहा जाता था। इसमें पादरी, कुलीन और सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि हुआ करते थे। हमारे एस्टेट्स जनरल में क्या होते थे? पादरी, कुलीन और सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि हुआ करते थे। लेकिन 1614 के बाद से, कब से? 1614 के बाद से 175 सालों तक इसमें एक भी बैठक नहीं बुलाई गई थी। जो फ्रांस की संसद थी एस्टेट्स जनरल की, 175 साल हो चुके थे, इसकी एक भी बैठक नहीं बुलाई गई थी। ये तो हमारे राजनीतिक कारण थे, पॉलिटिकल कॉज थे। अब देखेंगे हम सामाजिक कारण कौन कौन से थे फ्रांसीसी क्रांति होने के। तो फ्रांसीसी समाज क्या था? भारी असमानता और शोषण पर आधारित था। जब फ्रांसीसी समाज क्या झेल रहा था? भारी असमानता और शोषण को झेल रहा था। बात करें फ्रांस की समाज की, तो फ्रांस में तीन वर्ग हुआ करते थे। मुख्य रूप से कितने? तीन वर्ग हुआ करते थे। पहला वर्ग होता था जिसे
पहला एस्टेट या फर्स्ट एस्टेट कहते थे, जिसमें किनको शामिल किया जाता था, तो इसमें हमारे पादरी लोगों मतलब जिन्हें क्लर्जी कहते हैं, तो उनको शामिल किया जाता पहले एस्टेट के अंदर। और ये लोग क्या थे, करों से पूरी तरह से मुक्त हुआ करते थे, मतलब ये कर नहीं चुकाया करते थे और विलासिता का जीवन जीते थे। तो ये कर भी नहीं चुकाते थे, साथ साथ विलासिता का जीवन भी जीते थे। दूसरा वर्ग की बात करें, जैसे सेकंड एस्टेट कहते हैं, तो कुलीन और अभिजात वर्ग हुआ करता था, कि कुलीन और अभिजात वर्ग हुआ करता था, जिसे नोबिलिटी कहते हैं। तो ये उच्च पदों का पर इनका कब्जा था, उच्च पदों पर इनका कब्जा हुआ करता था, कुलीन और अभिजात वर्ग का उच्च पदों पर कब्जा होता था। इन्हें भी कर मतलब टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो हमारा दूसरा वर्ग था जो कुलीन और अभिजात वर्ग होते थे, तो ये भी हमारे क्या ऊंचे ऊंचे पदों पर कब्जा करके बैठे थे, साथ ही साथ इन्हें भी कर नहीं देना पड़ता था। तो तीसरे वर्ग की बात करें, तो तीसरा स्टेट आता है जिसमें सामान्य लोग, किसान, सामान्य लोग आते थे, जिसमें किसान, मजदूर, डॉक्टर, शिक्षक और व्यापारी, इस तरह के लोग आया करते थे। और सारा बोझ इन्हीं पे पड़ता था। जो हमारा तीसरा वर्ग था, इस पे हमारा सारा बोझ पड़ता था। और आबादी से सबसे, या आबादी में सबसे ज्यादा होने के बावजूद, जो हमारा तीसरा स्टेट था, ये क्या था, आबादी में बहुत बड़ा वर्ग था। तो आबादी में सबसे बड़ा होने, ज्यादा होने के बावजूद इनके पास कोई भी अधिकार नहीं हुआ करते थे, और राज्य के सभी कर इन्हीं के द्वारा चुकाए जाते थे। तो कर भी इनके द्वारा चुकाए जाते थे और इनके पास कोई अधिकार भी नहीं हुआ करता था। इस तरह देखे सामाजिक स्थिति की, इसमें तीन वर्ग हुआ करते थे फ्रांस में। फिर सामाजिक संतुलन की बात करें, तो फ्रांस की 1% आबादी, या फ्रांस की मात्र 1% आबादी, जिसमें हमारे पादरी और कुलीन हुआ करते थे, इनके पास देश की 20% संपत्ति पर कब्जा था। इनका क्या, हमारे कितनी, फ्रांस की कुल 20% संपत्ति पर कब्जा था। और वो उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, पादरी और कुलीन लोग। नेपोलियन बोनापार्ट ने इसी असमानता को क्रांति का सबसे बड़ा कारण माना था, कि 1% आबादी मतलब पादरी और कुलीनों के पास देश की 20% संपत्ति हुआ करती थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था यही असमानता फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा कारण थी। फिर किसानों और श्रमिकों के शोषण की बात करें, तो किसानों को अपनी कुल आय का लगभग 80% हिस्सा करों मतलब टैक्सेस के रूप में देना पड़ता था। किसानों को क्या, अपनी कुल आय का लगभग कितना, 80% हिस्सा करों मतलब टैक्सेस के रूप में देना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें उच्च वर्गों के लिए बिना वेतन की मजदूरी मतलब बेगार भी करनी पड़ती थी, इसलिए किसान और श्रमिक भी नाराज थे। फिर चर्च के भ्रष्टाचार की बात करें, तो कैथोलिक चर्च खुद भी आम जनता पर धार्मिक कर लगाया करता था, जिसे टीथे कहते हैं। आपसे याद रखिए कौन सा करता, टीथे का था। जो कौन लगाता था, हमारे चर्च के द्वारा लगाया जाता था, किसपे, आम जनता पर। और उच्च पादरी महलों में रिया करते थे, जबकि निचले स्तर के पादरी गरीबी में रहते थे। हमारे उच्च पादरी तो कहाँ रहते थे, महलों में रहते थे, जबकि निचले स्तर के पादरी कहाँ रहते थे, गरीबी में रहते थे, जिससे चर्च के भीतर भी भारी असंतोष हुआ करता था। चर्च में भी भारी असंतोष था, क्यों, क्योंकि उच्च स्तर के जो हमारे पादरी थे, वो तो हमारे महलों में रहते थे, बड़े ऐशो आराम से रहते थे, और निचले स्तर के जो पादरी थे वो गरीबी में रहते थे। इसी वजह से चर्च में भी भारी असंतोष हुआ करता था। फिर मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास की बात करें, तो इनके आक्रोश की बात करें, तो डॉक्टर, वकील और व्यापारी जैसे जो पढ़े लिखे लोग थे और अमीर लोग थे, इसके अंदर शामिल थे। इसमें मध्यम वर्ग की बात करें, तो मध्यम वर्ग में डॉक्टर, वकील और व्यापारी जैसे पढ़े लिखे लोग और अमीर लोग शामिल थे। लेकिन दूसरे वर्ग जो कुलीनों की तरह उन्हें सम्मान और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। दूसरे जो कुलीन वर्ग हुआ करते थे, उनकी तरह इनका सम्मान नहीं होता था, जैसे हमारे डॉक्टर, वकील और व्यापारी, और हमारे राजनीतिक अधिकार भी इनको नहीं दिया जाता था। लेकिन वो क्या चाहते थे, वो समानता चाहते थे, दूसरे कुलीनों की तरह उनकी भी सम्मान हो, उनकी भी है ना राजनीतिक अधिकार प्राप्त होती है, वो चाहते थे। कौन, मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग क्या चाहता था, कि उन्हें राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हो, साथ ही साथ जो दूसरे कुलीन वर्ग होते थे उनके समान उनका सम्मान भी किया जाए। ये हमने सामाजिक कारण देख लिया। अब देखेंगे हम आर्थिक कारण या इकोनॉमिक कॉजेज की बात करें, तो फ्रांस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी थी। खर्चा इतना ज्यादा हो चुका था कि फ्रांस की खजाने में पैसा ही नहीं बचा था। फिर दयनीय अर्थव्यवस्था और कर्ज की बात करें, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने और ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकार युद्ध लड़ने की वजह से, तो दो बड़े कारण थे जिसकी वजह से फ्रांस की जो राजकोष खाली हो गया था। उसमें सबसे बड़ा कारण था हमारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने मदद की थी, साथ ही साथ हमारा ऑस्ट्रेलिया जो उत्तराधिकार युद्ध था, ये दोनों के दोनों उन्होंने लड़े थे। इसकी वजह से फ्रांस पर भारी कर्जा चढ़ गया था। इसी वजह से हमारा क्या, फ्रांस पर भारी कर्जा चढ़ गया था, मतलब डेब्ट चढ़ गया था। ऊपर से हमारे राजा के खर्चे माशाल्लाह थे, मतलब राजशाही के खर्चों ने खजाना खाली कर दिया था। फिर कर प्रणाली भी कैसी थी, अन्यायपूर्ण थी। कर प्रणाली कैसी थी, अन्यायपूर्ण कर प्रणाली थी। तो राज्य को चलाने का सारा आर्थिक बोझ किसके ऊपर डाल दिया गया, तीसरे वर्ग पर डाल दिया गया था। रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें थी, जैसे हमारे नमक, शराब, तंबाकू, इन पे भी भारी कर लगा दिए गए थे। हमारे रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें थी
जैसे नमक, शराब और तंबाकू, इन पे भी भारी कर लगा दिए गए थे। फिर सुधारों की विफलता की बात करें तो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए तुर्गो, नेकर और कैलोन जैसे हमारे वित्त मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। कौन कौन से वित्त मंत्री थे हमारे? तुर्गो, नेकर, कैलोन जैसे हमारे वित्त मंत्री थे, इनको नियुक्त किया गया था किसके? अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। जब तुर्गों ने नमक पर से कर हटाने और अमीरों के विशेषाधिकार खत्म करने की कोशिश की, तो हमारे 3 वित्त मंत्री थे, इनमें से जो तुर्गो थे, उन्होंने प्रयास किया कि कैसे भी करके हमारे क्या वित्तीय सुधार किए जाए। उसमें उन्होंने 2 कार्य किए बड़े। कौन-कौन से कार्य किए? एक तो उन्होंने नमक पर से कर हटाने की बात की, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अमीरों का जो विशेषाधिकार है, उनको खत्म कर दिया जाए, तो उससे भी पद से हटा दिया गया। अमीरों ने क्या किया? राजा के कान भर दिए, हमारे तुर्गों को पद से, वित्त मंत्री के पद से हटा दिया। और जब नेकर ने राजा के शाही खर्चों को जनता के सामने उजागर कर दिया, बता दिया कि राजा कितना पैसा खर्च कर रहा है, किसने? नेकर ने, तो उसे भी बर्खास्त कर दिया गया था। लास्ट में कौन बचता हमारे? कैलोन। तो बौद्धिक जागरण की बात करें, किसकी? बौद्धिक जागरण मतलब इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग की बात करें, जब दार्शनिकों और विचारकों ने फ्रांस की सोई हुई जनता को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। दार्शनिकों और विचारकों ने क्या किया? फ्रांस की सोई हुई जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इनकी भूमिका को इस तरह से देख सकते हैं, कौन-कौन से हमारे बौद्धिक जागरण के हमारे कौन-कौन से दार्शनिक और विचारक थे। इनमें सबसे पहले आते हैं हमारे कौन? वोल्टेयर। कौन थे? वोल्टेयर। वोल्टेयर की पुस्तक का नाम है फिलोसॉफिकल डिक्शनरी। आप इसे याद रखेंगे, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? फिलोसॉफिकल डिक्शनरी। तो भ्रष्ट राजशाही और चर्च का इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने क्या? भ्रष्ट राजशाही और चर्च का इन्होंने विरोध किया। उन्होंने वाक स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच की वकालत करते हुए कहा था कि मैं आपकी बातों से असहमत हो सकता हूँ। मैं क्या? आपकी बातों से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन आपकी बात कहने के अधिकार की रक्षा मैं मृत्यु तक करूंगा, मरने तक मैं इस बात की रक्षा करूंगा कि आपको आपकी बात कहने का मौका मिले। ये बात किसने की थी? वोल्टेयर ने। तो आपको एक बार वापस बताते हैं उन्होंने क्या कहा था कि मैं आपकी बातों से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन आपकी बात कहने के अधिकार की रक्षा मैं मरने तक मतलब मृत्यु तक करूंगा। उनकी पुस्तक का नाम फिलोसॉफिकल डिक्शनरी। अगले विचारक आते हैं हमारे कौन? मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू की बात करें, इनकी पुस्तक का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज की बात करें तो तानाशाही को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को 3 हिस्सों में बांटने के लिए उन्होंने कहा था। कौन-कौन सी 3 हिस्से थे? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये हमारे तीनों का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मोंटेस्क्यू ने। आप इसे याद रखेंगे, मोंटेस्क्यू ने हमारे सरकार की शक्ति को 3 भागों में बांट के शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। तो कौन-कौन से भाग थे? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये किसने दिया था? मोंटेस्क्यू ने। फिर आता है हमारा रूसो। रूसो की पुस्तक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इन्होंने कहा था कि सरकार जनता की इच्छा से बननी चाहिए। सरकार क्या है? जनता की इच्छा से बननी चाहिए। और उनका प्रसिद्ध कथन था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है। उन्होंने क्या कहा? हमारे मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। और यही क्रांति की सबसे बड़ी प्रेरणा थी कि झगड़ने का काम कौन कर रहा है? हमारी सरकार कर रही है। सरकार हमें झगड़ने का काम कर रही है। मनुष्य तो अपने आप ही स्वतंत्र ही पैदा होता है। फिर रॉबस्पियर की बात करें तो ये क्या थी? इनकी पुस्तक थी हमारी नागरिक सद्गुण। इनकी कोई पुस्तक नहीं थी। क्या थी? इनकी कोई पुस्तक नहीं थी। ये क्या थे? नागरिक सद्गुण के लिए कार्य करते थे। तो बात करें इनकी, तो ये एक सफल और सुरक्षित गणतंत्र के लिए, एक सफल और सुरक्षित गणतंत्र के लिए हमारे नागरिकों के भीतर जन भलाई की भावनाओं का अनिवार्य बताते थे कि जनता की भलाई बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके लिए? एक सफल और नागरिक गणतंत्र के लिए। और जो हमारी जो रूसो की पुस्तक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इनको ये अपने पास हमेशा प्रेरणा के लिए रखते थे। आप इसे याद रखें, रॉबेस्पियर क्या करते थे? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अपने साथ बाइबल की तरह रखते थे। फिर बात करें जनरल लफायते की, तो जनरल लफायते की बात करें तो इनके कैसे थे विचार? लोकतांत्रिक विचार थे। तो अमेरिकी क्रांति में भाग लेने की बात क्यों? क्योंकि इन्होंने अमेरिकी क्रांति में भाग लिया था, इसलिए वह वहां के लोकतांत्रिक विचारों से प्रेरित हो गए थे। फिर वहां से लौट के आए और फ्रांसीसी जनता को इसके लिए इनसे प्रेरित किया कि बताया कि अमेरिकी क्रांति में क्या क्या हुआ था। तो इस तरह हमने बहुत सारे ऐसे कारण देखे जिनकी वजह से हमारे फ्रांस की क्रांति होती है। तो निष्कर्ष के रूप में देखें हम तो फ्रांसीसी क्रांति एक दिन का परिणाम नहीं थी। यह सदियों के राजनीतिक अत्याचार, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक लूट और दार्शनिकों के द्वारा फैलाई गई जो बौद्धिक चेतना थी, इसका विस्फोट थी। इसने दुनिया को एक आधुनिक और लोकतांत्रिक समाज का रास्ता दिखाया था। अब हम देखेंगे जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ये वैसे तो देखे तो एक दिन की कोई घटना नहीं थी। इसमें बहुत लंबा समय लगा था। तो हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी और ये किन किन चरणों में हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति जो 1889 से शुरू हुई थी, 1789 से शुरू हुई थी, 1799 तक चली थी। ये केवल एक दिन का विद्रोह नहीं था, बल्कि ये पूरे एक दशक तक चलने वाला एक क्रमिक और ऐतिहासिक बदलाव था। इस क्रांति ने फ्रांस को
एक निरंकुश राजतंत्र से निकाला और एक गणतंत्र में बदल दिया था। बात करें इसे तिथियों और प्रमुख चरणों के अनुसार सुव्यवस्थित रूप से समझा जा सकता है। जैसे देखते हैं, सबसे पहले होता है हमारा एस्टेट जनरल का आह्वान किया जाता है। हमने देखा था 175 सालों से हमारे एस्टेट जनरल का असेंबली नहीं हुई थी, मतलब उसकी बैठक नहीं हुई थी। तो हमारे क्या राजा के द्वारा क्या किया जाता है, शुरुआत में एस्टेट जनरल का आह्वान किया जाता है। कब? 5 मई 1789 को। गंभीर आर्थिक संकट और नए करों के विरोध से मजबूर होके, क्या गंभीर आर्थिक संकट और नए करों के विरोध से मजबूर होके लुई 16 के द्वारा संसद मतलब स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। और तीसरे वर्ग मतलब आम जनता ने मांग की कि संयुक्त मतदान की जगह हर प्रतिनिधि को या संयुक्त मतदान की जगह हर प्रतिनिधि को व्यक्तिगत मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन पादरी और कुलीन वर्ग ने इसे खारिज कर दिया। आप इसे याद रखेंगे। हुआ क्या, हम आपको एक थोड़ी सी चीज बता देते हैं, एस्टेट जनरल कैसे काम करती है। एस्टेट जनरल में क्या है, 3 वर्ग हुआ करते थे। एक वर्ग होता था हमारा पहला एस्टेट, दूसरा वर्ग होता था दूसरा एस्टेट, और तीसरा वर्ग होता था तीसरा एस्टेट। आप सोचेंगे इसमें अलग क्या है। पहले एस्टेट में कौन होते थे, हमारे पादरी। दूसरे एस्टेट में होते थे हमारे कौन, कुलीन वर्ग। अब तीसरे एस्टेट में हमारे कौन होते थे, आम आदमी, जिसमें हमारे किसान, मजदूर, वकील, डॉक्टर, ये सब हुआ करते हमारे तीसरे एस्टेट के अंदर। अब ऐसा हुआ करता था, जब भी कोई प्रस्ताव पारित किया जाता था तो हमारे पादरियों मतलब पहले स्टेट का एक वोट होता था, एक वोट हमारे क्या कुलीनों का होता था, एक ही वोट हमारे क्या आम जनता का हुआ करता था। और बहुमत में हमेशा ये दोनों ही रहा करते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी फैसला नहीं हो सकता था जो इनके खिलाफ जा सके। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास एक एक वोट हुआ करते थे। तो मिला के इनके 2 वोट हो जाते थे और आम जनता का हमेशा एक ही वोट हुआ करता था। तो आम जनता हमेशा हर फैसले में हार जाया करती थी। इसलिए आम जनता में से तीसरे वर्ग ने ये मांग की कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि इनमें प्रतिनिधि होनी चाहिए, कि जैसे मान लीजिए कि 200 वोट होने चाहिए हमारे क्या पादरियों के, 200 ही वोट हमारे क्या होने चाहिए, हमारे होने चाहिए किसके, हमारे कुलीन वर्ग के। 400 वोट होने चाहिए किसके, हमारे आम जनता या फिर तीसरे वर्ग के होने चाहिए। और इनका क्या संयुक्त रूप से मतदान होना चाहिए, जिसके पक्ष में ज्यादा वोट आए वो जीत जाए और जिसके विपक्ष में आए वो हार जाए। तो ऐसे आप सोचेंगे कि यदि दोनों मिल जाएंगे तो इनके भी 400 और आम जनता के भी 400 वोट आ जाएंगे, फिर आम जनता कैसे जीतेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो हमारा स्टेट जनरल की बैठक होती है उसमें मतदान किया जाता है और इसके 3 आदमी, ये हमारे इसके 3 आदमी इसमें जाके मिल जाते और ये हो जाते 403, और ये कितने रह जाते, 397 ही रह जाते। कितने, 397 ही रह जाते। और हमारा जो तीसरा वर्ग है ये आम जनता है, ये जीत जाती है। क्या तीसरा जो वर्ग है या फिर आम जनता, इसमें जो वोटिंग है अंदर क्या होता है, जीत जाती है। और फिर राजा को गुस्सा आ जाता है, इससे राजा को गुस्सा आ जाता है और जो स्टेट जनरल है उसको उसने बहिष्कार कर दिया। उसका उसने क्या किया, बहिष्कार कर दिया। और बहिष्कार करने के बाद जो भी हमारा तीसरा वर्ग था, फिर अगले दिन कहा गया कि आप अगले दिन आइए, अगले दिन आपको क्या है कि आपका जो अधिकार है वो दे दिए जाएंगे। तो राजा ने क्या किया, अगले दिन बुलाया, जो तीसरा वर्ग था उसको बुलाया। लेकिन तीसरे दिन अगले दिन जब वो आए तो देखा तो हमारे जो दरवाजे थे एस्टेट के, उसको दरवाजे को बंद करके रखा। बंद करने की वजह से क्या, तीसरे एस्टेट के जो प्रतिनिधि थे 403 प्रतिनिधि, ये हमारे क्या उसके अंदर घुस ही नहीं पाए, तो बाहर के बाहर ही रह गए। पास में जो हमारे राजा टेनिस खेला करता था, पास में जो हमारे राजा टेनिस खेला करता था, वहां पे तीसरे वर्ग के जो लोग थे वो इकट्ठा होते और वहां पे जाके क्या करते हैं, टेनिस कोर्ट की शपथ लेते हैं। क्या कहते हैं, टेनिस कोर्ट की शपथ लेते हैं। कब, 20 जून 1789 को। तो जब 17 जून को तीसरे वर्ग ने खुद को राष्ट्रीय महासभा घोषित कर दिया और फिर तीसरा वर्ग जो टेनिस कोर्ट के अंदर जाता है और वो कहता है कि हमें पादरी के और जो कुलीन वर्ग है इनकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि संख्या में कितने, केवल 1% है। इनके पास संसाधन हो सकता है 20% हो, लेकिन इनकी संख्या कितनी, केवल 1% है। तो इनके जो 403 प्रतिनिधि है, इन्होंने कहा कि हम ही अब राष्ट्रीय महासभा है, हम ही अब क्या है, राष्ट्रीय महासभा है। तो राजा ने 20 जून को उनके सभा भवन पे ही ताला लगा दिया। कि 20 जून को क्या किया, उनका जो सभा भवन था हमारा राष्ट्रीय महासभा जिनको घोषित किया गया, उनके सभा भवन पे ताला लगा दिया। क्रोधित होकर ये सारे सारे प्रतिनिधि पास के एक टेनिस कोर्ट में जमा हो जाते हैं और शपथ लेते हैं कि जब तक वे फ्रांस का नया संविधान नहीं बना लेते तब तक वे अलग नहीं होंगे। तो हमारे टेनिस कोर्ट की शपथ ली जाती है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय महासभा के गठन की बात करें तो हमारे 27 जून 1789 को राष्ट्रीय महासभा का गठन होता है। तो तीसरे स्टेट की दृढ़ता को देखते हुए राजा को फिर उसके सामने झुकना पड़ता है और उसने अंततः तीनों वर्ग, तुम्हारे पादरी और कुलीन, इनको नई राष्ट्रीय महासभा में शामिल होने का आदेश दिया जाता है। कि जो हमारे 2 वर्ग रह गए थे अंदर, जिनके खिलाफ थे कौन, पहला और दूसरा मतलब पादरी और कुलीन, उनको भी कहते हैं कि तुम भी जाओ और राष्ट्रीय महासभा में शामिल
हो जाओ, नहीं तो तुम्हें अलग ही कर दिया जाएगा। तो राजा के आदेश से वो दोनों भी शामिल हो जाते हैं। फिर पास में होता है हमारे क्या, बास्तीन का किला। पास में होता है क्या, हमारा बास्तीन का किला। तो बास्तीन का किला किसके लिए जाना जाता था? जो हमारे राजनीतिक कैदी हुआ करते थे। कौन? राजनीतिक कैदी हुआ करते थे, उनको पकड़ के हमारे बास्तीन के किले में कैद किया जाता था। तो इसलिए हमारे बास्तीन के किले का पतन किया जाता है, मतलब उसे तोड़ दिया जाता है, उनके जो कैदी थे उनको रिहा कराया जाता है। तो 14 जुलाई 1789 को राजा के द्वारा लोकप्रिय वित्त मंत्री जो नेकर है उसको हटाए जाने से पेरिस की जनता भड़क उठती है और भीड़ ने निरंकुश राजशाही के प्रतीक क्या था, हमारे बास्तीन का किला जो एक जेल हुआ करती थी उस पर हमला किया और हथियारों पर कब्जा कर लिया। और यह हमारे राजशाही के पतन का सबसे बड़ा संकेत था। तो इसी वजह से आज भी 14 जुलाई को राष्ट्र फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 14 जुलाई को। क्यों? क्योंकि 14 जुलाई हमारे क्या था, राजशाही के प्रतीक जो बास्तिल का किला था उस पे हमला किया गया था। वही हमारे क्या, राजशाही के पतन का संकेत। अब हम देखेंगे इसके साथ ही हमारे क्या, विशेष अधिकारों का अंत हो जाता है। क्या विशेष अधिकारों का अंत हो जाता है? कब? 4 अगस्त 1789 को हमारे विशेष अधिकारों का अंत होता है। तो इस रात में हमारे पादरी और कुलीन के दबाव में आके, क्या पादरी और कुलीन वर्ग ने दबाव में आके अपनी इच्छा से अपने जन्मजात विशेष अधिकारों को त्याग दिया और सभी प्रकार के कर समाप्त कर दिए गए। जो भी कर लिए जाते थे सब करों को समाप्त कर दिए गए और सरकारी नौकरियां सभी के लिए खोल दी गई, क्योंकि आम जनता भी अब सरकारी नौकरियों में जा सकती है। और इसी के साथ मानवाधिकार की घोषणा की गई। मतलब 27 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय महासभा ने मानवाधिकार का एक चार्टर, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन जारी किया। इसमें सभी नागरिकों के लिए बुनियादी स्वतंत्रता जैसे बोलने की आजादी, धर्म की आजादी और समानता की कानूनी गारंटी दी गई थी। किसमें? मानवाधिकारों की घोषणा के साथ। फिर बात करें महिलाओं का मार्च, वर्साई मार्च। क्यों? क्योंकि राजा कहाँ रहता था? वर्साई की किले के अंदर। वर्साई के जो किले थे, महल थे, वहां पे हमारे क्या, जो राजा रहा करता था, महिलाएं ने सोचा क्यों ना राजा को इससे अवगत कराया जाए कि भैया हमारी सत्ता जा चुकी है और शासन किसका गया, जनता का शासन आ गया। तो महिलाएं क्या करती है, वर्साई की तरफ मार्च करती है। मार्च का मतलब की तरफ जाना। तो 5 अक्टूबर 1789 को, क्या 5 अक्टूबर 1789 को हमारी रोटी की भारी कमी से परेशान हो गए। क्या? रोटी की भारी कमी से परेशान हो गए। लगभग 6,000 से 7,000 महिलाओं ने पेरिस से वर्साई के महलों तक मार्च किया था। क्या? पेरिस से हमारे वर्साई के महलों तक मार्च किया और उन्होंने राजा को वर्साई का जो विलासी महल छोड़ने और पेरिस आकर रहने के लिए मजबूर कर दिया। और इसमें क्या होता है, राजा एक प्रकार से भीड़ का कैदी बन जाता है। कहाँ? जो 6,000 से 7,000 महिलाएं थी तो वह हमारे वर्साई के किले के अंदर जाके इकट्ठा हो जाती है और कहती है कि भैया हमें रोटी चाहिए, रोटी वाला रोटी दे। वो क्या कहते हैं, रोटी वाला रोटी दे। तो वो राजा पता है क्या कहता है, रोटी क्यों खाते हो तुम, तो केक खाओ। क्योंकि उसे तो बिल्कुल एहसास ही नहीं था। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि जब महिलाओं ने राजा से कहा कि हमें भूख लगी है, हमें रोटी दो, रोटी वाला रोटी दे। तो राजा कहते हैं कि तुम रोटी क्यों खाते हो, तुम केक खाओ। तो इससे ये पता चलता है कि राजा को उनकी स्थिति का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो फिर राजा इस प्रकार क्या होता है, भीड़ का कैदी बन जाता है। फिर पादरी वर्ग का नागरिक संविधान की बात करें तो 1790 में हमारे पादरी वर्ग का नागरिक संविधान बनता है। तो चर्च की संपत्ति इसके बाद जब्त कर ली गई थी। क्या? क्यों? क्योंकि इसके बाद जो चर्च की संपत्ति थी हमारी इसके बाद जब्त कर ली गई और उसे हमारे सीधे राज्य के नियंत्रण में ला दिया गया था। पादरियों को अब नए संविधान के प्रति शपथ लेनी थी। उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। क्या? उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्हें नॉन जूरर मतलब गैर स्वीकृत करार दे दिया गया। जिन्होंने नए संविधान के प्रति शपथ लेने से मना कर दिया था उन्हें नॉन जूरर मतलब गैर स्वीकृत कहा गया। फिर लिखा गया हमारा पहला लिखित संविधान 1791 में पहला लिखित संविधान लिखा गया। तो फ्रांस का पहला लिखित संविधान लागू हुआ जिसने जन संप्रभुता की स्थापना की थी और राजा को केवल एक वेतनभोगी शासक बना दिया। राजा को क्या, एक फिक्स वेतन देकर वेतनभोगी शासक बना दिया और उसकी शक्तियों को भी सीमित कर दिया गया। और इसी वर्ष हमारे लुई 16वें ने परिवार सहित भागने की कोशिश की लेकिन उनको फिर भी पकड़ लिया गया। लुई 16वें ने सोचा क्यों न मैं पड़ोसी जो राज्य है, पड़ोसी देश है, उनसे मदद मांग लूं, वो मेरी सत्ता को वापस दिलवा सकते हैं। तो वो हमारे वर्साई के महलों से बाहर निकलते हैं और बाहर भागने की कोशिश करते हैं, दूसरे देशों में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता उन्हें पकड़ लेती है। फिर बात करें ऑस्ट्रिया प्रशासक युद्ध और सितंबर हत्याकांड की बात करें। क्यों? क्योंकि फ्रांस के आसपास के जो देश थे वो हमारे फ्रांस की क्रांति से डर जाते हैं। क्या? फ्रांस की क्रांति से डर जाते हैं। वे देश ये सोचते हैं कि हमारी जनता के अंदर भी इस प्रकार की क्रांति होगी तो हमारी राजशाही भी यहाँ समाप्त हो सकती है। तो क्यों ना हम फ्रांस पे आक्रमण करें और आक्रमण करके जो फ्रांस के राजा है लुई 16
और उनकी पत्नी थी अक्वानेट और उनके बच्चे थे, उनको क्यों ना वहाँ से छुड़ा ले और छुड़ाने के बाद वापस से उनको वहाँ का राजा बना दे। तो इसी वजह से हमारा ऑस्ट्रिया और प्रशा हमारे फ्रांस पे हमला कर देते कब 1792 में। तो 1792 में क्या होता है, तो अन्य देशों के राजा फ्रांस की क्रांति को कुचलना चाहते थे, इसलिए महासभा ने ऑस्ट्रिया और प्रशा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। किसने? हमारी जो राष्ट्रीय महासभा थी, इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया प्रशा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और जब प्रशा के सेनापति पेरिस को धमकी दी, क्या प्रकाश प्रशा के सेनापति ने पेरिस को धमकी दी, तो क्रोधित क्रांतिकारियों ने महल पर हमला कर दिया और 800 शाही गार्डों की हत्या कर दी थी, जिसे हम कहते हैं सितंबर हत्याकांड। आप इसे याद रखेंगे। तो क्रोधित हमारे क्रांतिकारी थे, उन्होंने महल पर हमला कर दिया और 800 शाही गार्डों की हत्या कर दी थी, और यहीं से हमारे जैकोबिन जैसे कट्टरपंथी दलों का उदय होता है। आप इसे याद रखेंगे। क्या प्रशा के सेनापति ने जैसे पेरिस को धमकी दी, तब होता है हमारे ये सितंबर हत्याकांड। और यहीं से हमारे क्या जो जो हमारे जैकोबिन क्लब था, आगे आप जानेंगे, जो हमारा कट्टरपंथी दल था, उसका भी उदय होता है। फिर गणराज्य की स्थापना की बात करें और लुई 16 को दे दी जाती है फांसी। क्यों? क्योंकि एक तो उसे वेतनभोगी शासक बना दिया गया, इससे भी वो संतुष्ट नहीं होता, पड़ोसी राज्यों से मदद मांगने के लिए भागता है। पड़ोसी राज्य से मदद मांगने के लिए भागता है, फिर भी वो पकड़ा जाता है और पड़ोसी राज्य जैसे प्रशा और ऑस्ट्रिया हमारे फ्रांस पर हमला कर देते हैं और प्रशा और फ्रांस से हार भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रांस को हरा देते हैं, फ्रांस से हार भी जाते हैं। तो फिर इस वजह से हमारा लुई 16 को फांसी की सजा दी जाती है। तो 1793 में फांसी होती है। तो नई संसद नेशनल कन्वेंशन का गठन किया जाता है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय महासभा को हटा दिया जाता है और एक नई संसद का गठन होता है, जिसे हम कहते हैं नेशनल कन्वेंशन, जिसने राजशाही को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और कहा कि अब कोई भी राजा नहीं होगा, ना तो वेतनभोगी होगा, ना किसी भी तरह से कोई राजा नहीं होगा, और फ्रांस क्या होगा, अब रिपब्लिक मतलब गणराज्य होगा। लुई 16वें पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, क्योंकि देश की छवि खराब करने की उसने प्रयास किया, इसी वजह से उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और जनवरी 1793 में उसे सरेआम फांसी दे दी जाती है। किसे? लुई 16वें को। फिर आता हमारा आतंक का शासन। फिर आता क्या? आतंक का शासन। ये कब से कब तक चलता है? 1793 से 1794 तक चलता है। तो कट्टरपंथी नेता थे हमारे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे। क्या मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे थे? और हमारे जैकोबिन दल के नेतृत्व में ये क्रांति का सबसे खूनी दौर था। आप इसे याद रखेंगे। कट्टरपंथी नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे और जैकोबिन दल के नेतृत्व में ये क्रांति का सबसे खूनी दौर था। और क्रांति के हर कथित दुश्मन, जिससे में हमारी रानी एंटोनेट भी शामिल थी, उनको गिलोटिन कर दिया गया था। जो क्रांति के दुश्मन थे, कथित दुश्मन होता, जो हमारी कहने में हमारे के क्रांति को कुचलना चाहते थे, क्रांति के दुश्मन थे, उनको सरेआम गिलोटिन कर दिया गया, जिसमें हमारी जो रानी एंटोनेट भी थी, जो हमारी क्या लुई 16 की पत्नी थी, उन सबको हमारे गिलोटिन के जरिए मौत की घाट उतार दिया गया। और यह दौर हमारे जुलाई 1794 में स्वयं रोबेस्पियरे की फांसी के साथ ही समाप्त होता है, कि जब आखिर में हमारे रोबेस्पियरे को फांसी हो जाती है, तब जाके हमारे ये जो खूनी दौर था, ये हमारे आतंक का शासन था, ये जाके समाप्त होता है। कब? 1794 में। इसके बाद आती है मेरे कौन सी? डायरेक्टरी व्यवस्था। क्या आती है इसके बाद? डायरेक्टरी व्यवस्था आती है। ये हमारे 1795 से 1799 तक चली थी। तो आतंक का शासन जब समाप्त होता है, तो सत्ता को एक व्यक्ति के हाथ में जाने से रोकने के लिए, की सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, इससे लिए 5 सदस्य वाली एक समिति का गठन किया जाता है, जिसे डायरेक्टरी कहते हैं। क्या 5 सदस्य वाली एक समिति का गठन किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? डायरेक्टरी व्यवस्था कहते हैं। लेकिन ये डायरेक्टरी व्यवस्था बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट और कमजोर साबित हुई, और इसी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया किसने? हमारे नेपोलियन बोनापार्ट ने। और क्या किया? डायरेक्टरी व्यवस्था को हटा दिया और खुद तानाशाही शासक बन जाता। कौन? हमारे नेपोलियन बोनापार्ट। तो इस तरह से हमने देखा फ्रांस की क्रांति होती है, शुरू भी होती है और खत्म भी हो जाती है, और वापस क्या है, राजशाही तो नहीं कह सकते, लेकिन तानाशाही शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हमने फ्रांस की क्रांति के बारे में देखा। अब बात करें, फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी है, फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा उसकी बात करें। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने केवल सत्ता परिवर्तन नहीं किया, बल्कि हमारे फ्रांस के पूरे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को जड़ से उखाड़ करके एक नए आधुनिक राष्ट्र की नींव रखी थी। आपसे याद रखेंगे, 1789 की जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति थी, इसने सत्ता परिवर्तन ही नहीं किया, बल्कि फ्रांस के पूरे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को जड़ से उखाड़ करके एक नए राष्ट्र की नींव रखी थी। बात करें हमारे बदलावों की, तो पहला बदलाव आता है राजनीतिक और लोकतांत्रिक बदलाव, जिसे पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो बदलाव में क्या आता है? तो क्रांति ने क्या किया? जो फ्रांस की क्रांति थी, तो इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही निरंकुश शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया और सत्ता का केंद्र राजा से हटाकर किसको बना दिया? जनता को सत्ता का केंद्र बना दिया।
बात करें राजतंत्र का अंत और जनता की शक्ति के उदय की बात करें, तो राजा का जो देवी अधिकार था, डिवाइन राइट था, ये सिद्धांत हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इस क्रांति के साथ ही हमारे क्या राजा के देवी अधिकारों का जो सिद्धांत है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, और संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी अब किसी एक व्यक्ति मतलब राजा में नहीं बल्कि देश के नागरिकों में निहित हो जाती है। पूरी की पूरी संप्रभुता किस में निहित हो जाती है? हमारे राजा की बजाय किसमें? नागरिकों में निहित हो जाती है। फ्रांसीसी तिरंगा झंडा इस नए गणराज्य का प्रतीक बन जाता है। जो फ्रांसीसी तिरंगा झंडा था, ये हमारे नए गणराज्य का प्रतीक बन जाता है। फिर लोकतांत्रिक भावना के उदय की बात करें, तो राजशाही की जगह क्या एक गणतांत्रिक सरकार ने ले ली थी। राजशाही की जगह किसने ले ली? एक गणतांत्रिक सरकार ने ले ली, जहां हमारे शासक जनता के प्रति जवाबदेह हुआ करते थे। पुरानी स्टेट जनरल की जगह हमारे राष्ट्रीय महासभा मतलब नेशनल असेंबली ने ले ली थी, जिसे सक्रिय नागरिकों मतलब कर चुकाने वाले पुरुषों के द्वारा चुना जाता था। जो कर चुकाया करते थे उनके द्वारा हमारे क्या राष्ट्रीय महासभा या नेशनल असेंबली के जो नेशनल असेंबली को चुना जाता था। किसके द्वारा? हमारे कर चुकाने वाले नागरिकों के द्वारा चुना जाता था, प्रतिनिधियों को। फिर बात करें उदारवादी लोकतंत्र की शुरुआत। किसकी बात करें? उदारवादी लोकतंत्र की शुरुआत की बात करें, तो सरकारें क्या अब लोगों की सहमति से बनने लगे थी, कंसेंट से बनने लगे थी। संसद आधारित लोकतंत्र का मॉडल स्थापित हुआ। इससे हमारे क्या संसद आधारित लोकतंत्र का मॉडल स्थापित हुआ। आर्थिक रूप से उदारवाद भी आया। इसमें हमारे क्या आर्थिक रूप से उदारवाद भी आया, जिसमें आंतरिक व्यापार बाधाओं को हटा करके मुक्त बाजार को बढ़ावा दिया गया था। तो हमारे आर्थिक रूप से उदारवाद आया, जिसमें हमारे आंतरिक व्यापार बाधाओं को हटाया गया और मुक्त बाजार को बढ़ावा दिया गया। राजनीतिक दलों के गठन की बात करें, तो क्रांति ने आम जनता में जबरदस्त राजनीतिक चेतना जगाई। लोग क्लबों में जाकर राजनीति पर चर्चा करने लग गए थे, और इसी से हमारे जिरोंदिस्ट और जैकोबिन जैसे आधुनिक राजनीतिक दलों का जन्म होता है। तो बात करें राजनीतिक दलों के गठन की, तो क्रांति ने क्या किया? आम जनता में जबरदस्त राजनीतिक चेतना जगाई। लोग क्लबों में जा जाके हमारे राजनीति पर चर्चा करने लगे, और इसी तरह हमारे दो क्लब बनते हैं। कौन? हमारे जिरोंदिस्ट और जैकोबिन जैसे हमारा आधुनिक राजनीतिक दलों का गठन होता है, जिसमें जिरोंदिस्ट हमारा उदारवादी दल था और हमारा जैकोबिन क्या था? कट्टरवादी दल। इसके बाद हम देखते हैं कि मानवाधिकार और वैचारिक क्रांति की बात करें। मानवाधिकार वैचारिक क्रांति की बात करें, तो फ्रांस की क्रांति विचारों की क्रांति थी। इसने क्या किया? इंसान को इंसान होने का असली अधिकार दिया था। इसने क्या किया? इंसान को इंसान होने का असली अधिकार दिया था। जैसे इन्होंने क्या किया? मानव अधिकारों की घोषणा की, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किया। इसकी बात करें तो 26 अगस्त 1789 को, कब? 26 अगस्त 1789 को जारी किए गए इनके ऐतिहासिक दस्तावेज ने, जो इनका ऐतिहासिक दस्तावेज था, तो मानव अधिकारों की घोषणा करता था। तो इसने नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता और संपत्ति की सुरक्षा जैसे प्राकृतिक अधिकार दिए थे, और ये स्पष्ट किया गया कि कोई भी शासक के ये अधिकार नहीं छीन सकता। कोई भी शासक आ जाए, उनसे जनता से ये अधिकार नहीं छीन सकता है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व मतलब लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये नारा क्रांति की आत्मा बन जाता। क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो ये नारा था, ये हमारे क्रांति की आत्मा बन जाता है। जिसमें बात करें स्वतंत्रता की, तो हमारे प्रेस सेंसरशिप, जो राजा के द्वारा पाबंदी लगाई जाती थी, इस पाबंदी को खत्म कर दिया गया। तो प्रेस सेंसरशिप पे हमारे राजा के द्वारा पाबंदी लगाई गई थी, उस पाबंदी को खत्म कर दिया गया। लोगों को लिखने और बोलने की आजादी मिलती है। इससे हमारे क्या लोगों को लिखने और बोलने की आजादी मिली। समानता की बात करें, तो जन्म के आधार पर मिलने वाली सभी विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। क्या? जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे जो विशेष अधिकार थे, उनको समाप्त कर दिया गया। बाद में नेपोलियन ने इसी आधार पर मेरिट आधारित सिविल सेवा की शुरुआत की थी। समानता के आधार पर हमारे क्या नेपोलियन ने मेरिट आधारित सिविल सेवा की शुरुआत की थी। बंधुत्व की बात करें, तो राष्ट्र के प्रति वफादारी की भावना जागी। इससे हमारे क्या राष्ट्र के प्रति वफादारी की भावना जागी। सेना का काम अब राजा का नहीं बल्कि राष्ट्र की रक्षा करना हो गया था। पहले सेना का काम क्या होता था? राजा की रक्षा करना होता था। अब सेना का काम हो गया राष्ट्र की रक्षा, मतलब नेशन की रक्षा करना हो गया था। अब आता है हमारे सामाजिक और आर्थिक कायाकल्प की, मतलब क्या क्या परिवर्तन है सोशल इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर। रीशेपिंग की बात करें इसकी, तो क्रांति ने शोषक और शोषित के बीच की जो खाई थी, उसको कम करने का मतलब पाटने का प्रयास किया। कैसे? तो बात करें हमारे बदलाव के क्षेत्र की, तो सामंती प्रणाली में क्या चेंज हुआ? तो सामंती प्रणाली मतलब फ्यूडलिज्म में क्या चेंज हुआ? क्रांति से पहले क्या था? क्रांति से पहले हमारा कुलीन वर्ग किसानों से बेगार मतलब फ्री लेबर करवाया करता था, और उन पर आर्थिक शोषण भी किया करता था। क्रांति के बाद क्या होता है? क्रांति के बाद हमारे सामंती व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त कर दी गई, और किसानों को दासता से मुक्ति मिल जाती है। किसानों को क्या? दासता से मुक्ति मिल जाती है।
समाजवाद की शुरुआत की बात करें तो 1% आबादी अमीरों के पास, क्या 1% आबादी जो अमीर थे उनके पास देश की अधिकांश संपत्ति हुआ करते थे। ऐसा बताते हैं कि पादरी और कुलीन इन दोनों के पास क्या 20% संपत्ति हुआ करती थी, जबकि इस संख्या में कितने 1% ही हुआ करते थे। क्रांति के बाद क्या होता है, चर्च और भाग गए जो कुलीन थे उनकी जमीनें जब्त करके किसानों में बांट दी गई थी। जो हमारे चर्च थे और जो कुलीन थे जो भाग गए थे उनकी जमीनें जब्त कर ली गई और उस जमीन किसको बांट दी गई, किसानों में बांट दी गई थी। जेकोबिन नेता हमारा रोबेस्पियर थे। क्या जेकोबिन नेता रोबेस्पियर ने आर्थिक समानता, क्या आर्थिक समानता के लिए नीतियां बनाई जिसे समाजवाद के प्रारंभिक बीज के रूप में देखा जाता है। किसने, जेकोबिन नेता थे हमारे रोबेस्पियर, उन्होंने क्या क्या आर्थिक समानता के लिए नीतियां बनाई जिसे हमारे समाजवाद के प्रारंभिक बीज के रूप में देखा जाता है। फिर बात करें धर्मनिरपेक्षता और संस्थागत सुधार की, बात करें सेक्युलर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, तो चर्च जो कभी राज्य के भी अधिक शक्तिशाली था, जो हमारे चर्च क्या था, जो कभी क्या राज्य से भी ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था, उनकी उसकी शक्तियों को सीमित करके फ्रांस को आधुनिक बनाया गया था। चर्च की शक्ति को सीमित किया गया और इससे क्या होता हमारे फ्रांस को आधुनिक बनाया गया। बात करें फ्रांस कैसा बन गया, राज्य बन गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य बन जाता, मतलब सेक्युलर स्टेट बन जाता है। तो राज्य और धर्म को अलग अलग कर दिया गया। क्या किया गया, राज्य और धर्म को अलग अलग कर दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार बन जाती है। क्या धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है, एक मौलिक अधिकार बन गई। और धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मतलब पर्सनल मैटर घोषित कर दिया गया, मतलब व्यक्ति चाहे जिस धर्म को मान सकता है, धर्म एक व्यक्ति का पर्सनल मैटर है। फिर चर्च की शक्ति पर अंकुश की बात करें तो चर्च की जो अपार संपत्ति थी और जमीनों का पुनर्वितरण कर दिया गया, कि चर्च की अपार संपत्ति और जमीनों का पुनर्वितरण कर दिया गया। क्लैरजी के नागरिक संविधान के तहत, किसके तहत, क्लैरजी के नागरिक संविधान के तहत हमारे चर्च की पूरी चर्च को पूरी तरह से राज्य मतलब सरकार के नियंत्रण में ला दिया गया था। किसके अनुसार, क्लैरजी का जो नागरिक संविधान था उसके अनुसार चर्च को क्या पूरी तरह से राज्य मतलब सरकार के नियंत्रण में ला दिया गया था। फिर शैक्षिक सुधार की बात करें, एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करें, तो पहले शिक्षा केवल चर्च के पादरियों के हाथ में हुआ करती थी। शिक्षा देने का काम कौन करता था, चर्च के पादरी ही किया करते थे, जो केवल क्या करते थे, धार्मिक शिक्षा ही दिया करते थे। क्रांति के बाद शिक्षा के को चर्च के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। क्या शिक्षा को क्या चर्च के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया और इसे मानवतावादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुशासन और राष्ट्रवाद पर केंद्रित कर दिया गया। किसको, शिक्षा को। निष्कर्ष के रूप में देखें तो फ्रांसीसी क्रांति ने हमारे फ्रांसीसी समाज को मध्ययुगीन अंधकार से निकाल करके आधुनिकता, तर्क और मानवाधिकार और लोकतंत्र के युग में प्रवेश कराया था। तो ये तो हमने प्रभाव देखे। अब प्रभाव में सबसे महत्वपूर्ण आता है महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ा। तो फ्रांसीसी क्रांति का महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करें, इम्पैक्ट ऑफ वुमन की बात करें, तो क्रांति ने फ्रांसीसी समाज में महिलाओं की स्थिति को बहुत ज्यादा गहराई से प्रभावित किया। हालांकि देखे तो ये सफर उपलब्धियों और संघर्ष से दोनों से ही भरा हुआ था, कि हमें उपलब्धियां भी मिली तो संघर्ष भी मिला। शैक्षिक अवसर मतलब एजुकेशनल राइट्स की बात करें तो क्रांति के बाद महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा। लड़कियों को सरकारी स्कूल में पढ़ने की अनुमति मिल गई और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग का भी अधिकार मिल जाता है इसके बाद। फिर बात करें विवाह और तलाक के अधिकार की बात करें, किसके, विवाह और तलाक के अधिकार की बात करें, महिलाओं को अपनी मर्जी के बिना विवाह न करने का कानूनी अधिकार मिला, कि मतलब कि वो उनकी मर्जी नहीं होगी तो विवाह नहीं करेगी, ये अधिकार मिलता है। साथ ही मतलब तलाक के मामले में उन्हें पुरुषों के समान ही अधिकार मिले, कि पुरुष तो तलाक ले ही सकता है, तो इसके अनुसार क्या महिलाएं भी तलाक ले सकती है, जिससे वो पितृसत्तात्मक दबाव से मुक्त हो सकी। फिर स्त्री स्वतंत्रता का संक्रमण और पतन की बात करें मतलब बैकलैश की बात करें, तो महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए कई राजनीतिक क्लब बना लिए। या महिलाओं ने क्या किया, अपने अधिकारों के लिए कई राजनीतिक क्लब बना लिए, लेकिन आतंक के शासन जो हमारा रेन ऑफ टेरर था उसके रॉबस्पियर का, उसके दौरान कट्टरपंथी सरकार ने इन क्लबों को जबरदस्ती बंद करवा दिया। और महिला अधिकारों की सबसे बड़ी समर्थक और लेखिका थी कौन, ओलंपे गूंज। उनको क्रांतिकारी विचारों की वजह से क्या उनको मृत्युदंड मतलब गिलोटिन कर दिया गया था। किनको, ओलंपे गूंज को हमारे क्या मृत्युदंड दे दिया गया था। क्यों, क्योंकि उनके क्रांतिकारी विचार थे। साथ ही साथ वो महिला अधिकारों की सबसे बड़ी समर्थक थी। अब बात करें कलाओं के क्षेत्र में महिलाओं का प्रतीकवाद की बात करें, तो सिंबोलिज्म की बात करें, तो कला के क्षेत्र में महिलाओं का प्रतीकवाद की, तो क्रांति के आदर्शों को आम अनपढ़ जनता तक पहुंचाने के लिए, जो क्रांति के आदर्श थे उनको आम अनपढ़ जनता तक पहुंचाने के लिए कला में हमारी महिला आकृतियां जैसे मरियन का उपयोग प्रतीकों के रूप में किया गया था। अब मरियन की बात करें, मरियन क्या थी, मरियन एक सुडौल महिला थी। क्या सुडौल महिला मतलब हष्ट पुष्ट महिला थी,
जो हमारे हाथ में तराजू पकड़ी हुई थी और आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। क्या हमारे हाथ में तराजू पकड़ी हुई थी और हाथ में आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी वो महिला, जो किसका प्रतीक थी? ये हमारा प्रतीक थे न्याय और कानून के सामने समानता का। क्या न्याय और कानून के सामने समानता का प्रतीक थी। ये टूटी हुई जंजीर थी, उनके क्या हाथ और पैर बांधे हुए थे, लेकिन जंजीर कैसी थी? टूटी हुई थी। ये बताती है स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी और दासता से मुक्ति की बात करती है। फिर लाल टोपी पहनी हुई है ये जो महिला हमारी कौन सी? मरियन। ये मरियन महिला क्या लाल टोपी पहनी हुई है, जिसका मतलब है कि हमारे प्राचीन रोम में दासों की आजादी का प्रतीक था लाल टोपी। क्या हमारे प्राचीन रोम में क्या था? दासों की आजादी का प्रतीक था हमारे लाल टोपी, जिसे हमारे फ्रांस में गणराज्य और प्रतीक क्रांति का प्रतीक माना गया। अब हम देखेंगे दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ा, मतलब दुनिया पे प्रभाव की बात करें ग्लोबल इम्पैक्ट की, तो इससे हमारे राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो फ्रांसीसी क्रांति की लहर फ्रांस की सीमाओं को पार करके पूरी दुनिया में फैल जाती है। यूरोप में एकीकरण की प्रेरणा शुरू होती है। यूरोप में क्या एकीकरण की प्रेरणा शुरू होती है। तो फ्रांस के राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म के विचारों ने बिखरे हुए यूरोपीय राज्यों को प्रेरित किया, और इसी के परिणाम स्वरूप के बाद में हमारे इटली और जर्मनी का एकीकरण होता है। इटली का एकीकरण तुम्हारे 1861 में और जर्मनी का एकीकरण हमारे क्या 1871 में होता है। आप इसे याद रखिए। फिर साम्राज्यवाद के विरोध की बात करें, किसके साम्राज्यवाद के विरोध की बात करें, तो नेपोलियन ने जब यूरोप के अन्य हिस्सों पर कब्जा करना शुरू किया था, तो वे हमारे फ्रांसीसी राष्ट्रवाद ने ही तो फ्रांसीसी राष्ट्रवाद ने पलटकर नेपोलियन के खिलाफ प्रतिरोध को जन्म दिया था। जैसे हमारे स्पेन का पेनिनसुलर युद्ध हुआ था 1808 में, 1808 से 1814 में, तो साम्राज्यवाद का विरोध किया गया था। फिर उपनिवेशों में क्रांतियों की बात करें, तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के नारों ने क्या स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारों ने लैटिन अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका और अन्य जो उपनिवेशित देश थे, उनको अपनी विदेशी शासकों के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरित किया। आप इसे याद रखेंगे, उपनिवेशों में भी क्रांतियां होती है। फिर क्रांति के निष्कर्ष की बात करें, किसके क्रांति के निष्कर्ष की बात करें, तो 1789 में, जब 1789 में की क्रांति ने सामंतवाद को हमेशा के लिए अंत कर दिया और राष्ट्रवाद के बीज बोए और आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समाज की नींव रखी। और इस यही सिद्धांत हमारे क्या आज भी आधुनिक संविधानों की आत्मा बना हुआ है। इसके बाद आता हमारा किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। इसका नेपोलियन बोनापार्ट के उदय की बात करें, तो फ्रांस में मची राजनीतिक उथल पुथल और डायरेक्टरी शासन की नाकामी के कारण, क्या फ्रांस में मची राजनीतिक उथल पुथल और डायरेक्टरी शासन की नाकामी की वजह से एक साधारण सैन्य अधिकारी को फ्रांस का सम्राट बनने का अवसर मिला। किसको? एक साधारण से सैन्य अधिकारी को हमारे क्या फ्रांस का शासक बनने का या सम्राट बनने का अवसर मिलता है। नेपोलियन के जीवन और सैन्य अभियानों का सफर है कि देखते हैं क्या है नेपोलियन का जीवन किस तरह था। सबसे पहले प्रारंभिक सैन्य सफलताओं की बात करें, तो 1793 से 1794 तक, तो कैरियर की शुरुआत हमारे तोपखाने के एक लेफ्टिनेंट के रूप में होती है। किसकी? नेपोलियन की। नेपोलियन की शुरुआत, कैरियर की शुरुआत कैसे होती है? तोपखाने के एक लेफ्टिनेंट के रूप में होती है। 16 सितंबर 1793 को उन्होंने टूलोन बंदरगाह से, इससे टूलोन बंदरगाह से ब्रिटिश सेना को खदेड़ दिया। कहाँ से? टूलोन बंदरगाह से हमारे युद्ध के दौरान क्या ब्रिटिश सेना को खदेड़ दिया, और इससे उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की कि मैं भैया बहुत ही अच्छा सैनिक और अधिकारी बन सकता हूँ। तो 1794 में उन्हें तोपखाने का प्रमुख मतलब हेड बना दिया गया। इसी वजह से हमारे क्या 1794 में उन्हें तोपखाने का हेड बना दिया गया है। फिर सत्ता की ओर कदम और इटली अभियान की बात करें, तो इटली और हमारे फ्रांस दोनों बहुत लंबे समय से विरोधी हुआ करते थे। तो 1795 से 1797 तक इटली अभियान हुआ। तो अक्टूबर 1795 में नेपोलियन ने शाही समर्थकों के एक विद्रोह को कुचल करके, क्या नेपोलियन ने क्या किया? शाही समर्थकों के एक विद्रोह को कुचल करके नेशनल असेंबली की रक्षा की थी, जिससे वे आंतरिक सेना के जनरल बन जाते हैं। जिससे वे क्या आंतरिक सेना के जनरल बन जाते हैं। फिर वह 1797 में उन्होंने इटली अभियान का नेतृत्व किया। किसका? इटली अभियान का नेतृत्व किया और उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया। किसको? ऑस्ट्रिया को हराया और कैंपो फॉर्मियो की संधि करके फ्रांस का दबदबा पूरे यूरोप में कायम कर दिया। कौन सी संधि? कैंपो फॉर्मियो की संधि की, जिससे फ्रांस का दबदबा पूरे यूरोप पे हो जाता है। फिर बात करें, उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ योजना बनाई। क्या थी? ब्रिटेन के खिलाफ योजना की बात करें, जो था हमारा क्या मिस्र का अभियान 1798 में। तो ब्रिटेन को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए, क्यों? क्योंकि उस समय फ्रांस और ब्रिटेन अपनी उपनिवेश को बढ़ाने के लिए, क्या उपनिवेशों को बढ़ाने के लिए काफी संघर्ष कर रहे थे। तो इसी वजह से हमारे क्या नेपोलियन क्या करते हैं? ब्रिटेन को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए नेपोलियन ने भारत में मराठों की मदद से, जिससे भारत में मराठों की मदद से अंग्रेजों को हराने की योजना बनाई। क्या? ब्रिटेन को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए नेपोलियन ने भारत में सोचा कि क्यों न हम मराठों की मदद करते हैं, मराठों की मदद से हम क्या करेंगे? अंग्रेजों को हरा देंगे।
और वो क्या करता है, मिस्र पहुंच जाता है। लेकिन नील नदी की युद्ध में, इसमें बैटल ऑफ द नील में, ब्रिटिश नौसैनिक कमांडर नेल्सन से हार जाता। कौन? हमारे नेपोलियन। और हमारे इससे आगे नहीं बढ़ पाता है। किससे? नील नदी से आगे नहीं बढ़ पाता। कहाँ? मिस्र में नील नदी से आगे नहीं बढ़ पाता। अब आप सोचिए कि 1798 में यदि नेपोलियन भारत की तरफ बढ़ जाता, मराठे उनका साथ दे देते, तो हो सकता था भारत की तस्वीर कुछ और होती। फिर डायरेक्टरी के पतन और कौंसिल प्रणाली की बात करें तो 1799 में होती है। तो फ्रांस की डायरेक्टरी सरकार भ्रष्ट हो चुकी थी, साथ ही साथ अलोकप्रिय हो चुकी थी, जनता उसे पसंद नहीं करती थी। और इसे भाप कर नेपोलियन ने कहा कि नाशपाती अब पक चुकी है, अब इसे खाने का समय आ गया है। उसने तख्ता पलट किया और डायरेक्टरी को गिरा दिया और सत्ता अपने हाथों में ले ली। और उन्होंने क्या किया? 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल गठन की। क्या है? 3 सदस्यों वाले काउंसिल का गठन किया, जिसमें मुख्य कौंसिल क्या था? वो खुद बन जाता है। 3 कौंसिल सदस्य वाले कौंसिल बनाए, जिसमें मुख्य सदस्य कौन था? वो खुद था, बाकी 2 और भी सदस्य थे। तो यह था डायरेक्टरी का पतन होता है और कौंसिल प्रणाली की शुरुआत होती है। फिर उसने क्या किया? खुद को एक सम्राट की तरह ताजपोशी कराई। खुद की क्या उन्होंने? सम्राट की तरह ताजपोशी कराई 1802 में। 1802 से 1804 की बात करें तो 1802 में नेपोलियन ने खुद को आजीवन कौंसिल घोषित कर दिया कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो हमारे मुख्य कौंसिल बने रहेंगे। और अंततः उन्होंने 2 दिसंबर 1804 को खुद को फ्रांस का सम्राट भी, मतलब एम्परर भी घोषित करके ताज पहन लिया। कब? 1804 में। फिर देखेंगे सम्राट के रूप में उन्होंने कौन कौन से सैन्य अभियान किए। तो 1805 से 1807 की बात करें तो अक्टूबर 1805 में उन्होंने ट्राफलगर का युद्ध लड़ा। कौन सा? ट्राफलगर का युद्ध लड़ा। पुनः हमारे ब्रिटिश कमांडर नेल्सन से समुद्री युद्ध में हमारे जो नेपोलियन थे फिर से हार जाते हैं। किससे? उन्हीं से जो हम मिस्र में हारे थे, उन्हीं से हमारे क्या नेल्सन से दोबारा से हमारे ट्राफलगर के युद्ध में हार जाते हैं। कौन? हमारे नेपोलियन। दिसंबर 1805 की बात करें, किसकी? दिसंबर 1805 की बात करें तो ऑस्टरलिड्स की लड़ाई होती है। क्या? ऑस्टरलिड्स की लड़ाई होती है। और इसे हम 3 सम्राटों का युद्ध भी कहते हैं। ऑस्टरलिड्स की जो लड़ाई थी, इसे हम क्या कहते हैं? 3 सम्राटों का युद्ध भी कहते हैं। इसमें हमारा ऑस्ट्रिया और प्रशा दोनों को हराया। और क्या किया इन्होंने? राइन संघ का निर्माण किया। किसने? नेपोलियन ने क्या किया? 3 सम्राटों के, एक तो हमारा नेपोलियन हो गया और 2 सम्राट थे हमारे किसके? ऑस्ट्रिया और प्रशा के। तो इसी वजह से हमारे ऑस्टरलिड्स की जो लड़ाई थी उसे हम क्या कहते हैं? 3 सम्राटों को युद्ध कहते हैं, दिसंबर 1805 में। तो हमारे नेपोलियन ने दोनों को हरा दिया, प्रशा को और ऑस्ट्रिया को, और उनके जो राज्य थे उनको खंडित कर दिया। और खंडित करके क्या किया? एक राइन संघ का निर्माण किया। किसका किया? राइन संघ का निर्माण किया। 1800 में प्रशा को हराकर राइन की संधि कर ली। इसको प्रशा को भी हरा दिया। प्रशा, जिसे प्रूशिया भी कहते हैं, उसे हरा करके राइन की संधि की। 1807 में की बात करें तो रूस पर आक्रमण करके फ्रंटलैंड में रूसी सेना को हराया। उन्होंने 1807 में नेपोलियन ने हमारे रूस पर आक्रमण किया और फ्रंटलैंड में रूसी सेना को हराया। और टिलसिट की संधि करने पे हमारे रूस को मजबूर कर दिया। फ्रांस से हमारे रूस को क्या है? रूस को संधि करनी पड़ी। किससे? फ्रांस से। और संधि का नाम था टिलसिट की संधि। अब हम देखें नेपोलियन बोनापार्ट क्या है। नेपोलियन बोनापार्ट केवल युद्ध के मैदान का ही विजेता नहीं था, बल्कि वह एक कुशल प्रशासक था और सुधारक भी था। उसने फ्रांस की बिखरी हुई व्यवस्था को एकजुट किया। हालांकि उसकी जो अत्यधिक महत्वाकांक्षा ने अंततः उसके पतन का मार्ग भी प्रशस्त किया था। तो बात करें नेपोलियन की, तो नेपोलियन ने ऐसा नहीं है कि केवल युद्ध ही लड़े थे, उन्होंने फ्रांस के अंदर बहुत सारे सुधार कार्य भी किए थे। तो नेपोलियन के सुधार कार्यों की बात करें तो नेपोलियन ने फ्रांस को एक मजबूत, केंद्रीकृत और आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए, फ्रांस को एक मजबूत, केंद्रीकृत और आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए हर क्षेत्र में व्यापक सुधार किए थे। क्या किया था? हर क्षेत्र में व्यापक सुधार किए थे। जैसे प्रशासनिक सुधार की बात करें तो मुख्य कार्य नीति की बात करें, कौन कौन से कार्य किए तो उन्होंने पूरे फ्रांस को प्रशासनिक जिलों में बांट दिया। क्या किया उन्होंने? पूरे फ्रांस को प्रशासनिक जिलों में बांट दिया। और सेना के अधिकारी को गवर्नर बना दिया गया। क्या? सेना के जो अधिकारी थे उनको वहां का गवर्नर बना दिया गया। बात करें इसके परिणाम और प्रभाव की बात करें तो इससे हमारे मेधावी प्रणाली शुरू होती है, मतलब मेरिटोक्रेसी शुरू होती है। तो जन्म एक कुलीन वंश की बजाय प्रतिभा और योग्यता के आधार बनाया गया। क्या? हमारे जन्म या फिर कुलीन वंश की बजाय क्या किया गया? प्रतिभा और योग्यता को आधार बनाया गया, जिससे हमारे पुराने सामंतवाद की शक्ति टूट जाती है। ये तो हमारे प्रशासनिक सुधार थे। आर्थिक सुधार की बात करें तो सन 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। किसकी? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। शराब, नमक और तंबाकू पर कर बढ़ा दिए गए। वसूली सीधे सरकार के नियंत्रण में आ गई थी। वसूली क्या है? पहले बिचौले के आधार पर होती थी, अब क्या वसूली कौन करती थी? पूरी सीधी सरकार करती थी। फ्रांस की अर्थव्यवस्था की स्थिति को स्थिरता मिलती है। इससे क्यों? फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था थी जो दिवालिया हो चुकी थी, अब वो अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली। परिवहन और वितरण प्रणाली को सुधारने से क्या होता है? व्यापारिक दक्षता बढ़ती है। फिर धार्मिक सुधार की बात करें,
क्या धार्मिक सुधार की बात करें, जो हमारे क्या कोकोर्दो की संधि होती है, धार्मिक सुधार या कोकोर्दो की संधि की बात करें, तो कैथोलिक धर्म को फ्रांस का आधिकारिक धर्म घोषित कर दिया गया है। तो हमारे नेपोलियन ने क्या किया, कैथोलिक धर्म को फ्रांस का आधिकारिक धर्म घोषित कर दिया गया, लेकिन चर्च को राज्य मतलब सरकार के अधीन ही रखा गया। पादरियों को सरकारी वेतन मिलता था। अब पादरी क्या थे, टैक्स नहीं लगा सकते थे, वो क्या करते थे, सीधे सरकार से वेतन लेते थे। बात करें नेपोलियन ने धर्म को राजनीति से के टूल की तरह इस्तेमाल किया। नेपोलियन ने क्या किया, धर्म को राजनीति के टूल की तरह इस्तेमाल किया, और उनका प्रसिद्ध कथन था, मैं मिस्र में मुसलमान हूँ और फ्रांस में कैथोलिक हूँ, मतलब मैं जहां भी हूँ मैं उसी धर्म का रहूंगा। मतलब फ्रांस में तो मैं कैथोलिक रहूंगा, और मिस्र में जाऊंगा तो वहां क्या है, हमारे मुसलमान बन जाऊंगा। फिर बात करें शैक्षणिक सुधार की, किसकी शैक्षणिक सुधार की, शैक्षिक सुधार की बात करें तो शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च 3 स्तरों में बांट दिया गया। किसमें, तो शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक मतलब लीसी, और उच्च मतलब महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर में बांट दिया गया। शिक्षकों की नियुक्ति सीधे नेपोलियन के द्वारा ही की जाती थी। किसके द्वारा, शिक्षकों की नियुक्ति कौन करता था, नेपोलियन खुद करता था। शिक्षा को पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष कर दिया गया, और अनुशासन और राजभक्ति के लिए सैन्य प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया था। क्या हमारे सैन्य प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया था, किसके लिए, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के लिए। तो ये तो हमारे जो नेपोलियन थे उनके सुधार कार्य थे। फिर बात करें हमारे नेपोलियन ने नेपोलियन कोड बनाया 1804 में। तो 1804 में लागू की गई ये जो सिविल संहिता थी, सिविल कोड था, नेपोलियन की सबसे बड़ी और स्थायी उपलब्धि मानी जाती है। और इसने क्या किया, फ्रांस के उलझे हुए और जो पुराने कानून थे उनको समाप्त किया, और एक एकीकृत कानून प्रणाली स्थापित की थी। किसने, नेपोलियन ने। बात करें जो नेपोलियन कोड था, तो नेपोलियन कोड के कौन कौन से सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत था हमारे कौन सा, समानता और स्वतंत्रता। तो कानून के सामने सभी को समान माना गया, और धार्मिक सहिष्णुता और व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को कानूनी मान्यता मिलती है। क्या हमारे कानून के सामने सभी को समान माना गया, और धार्मिक सहिष्णुता और व्यक्तिगत जो संपत्ति है इस अधिकार को कानूनी मान्यता मिलती है। पारिवारिक परिवार संरचना मतलब पितृसत्तात्मक थी, उसकी बात करें तो समाज में एक सख्त पितृसत्तात्मक रूप से पैट्रियार्कल प्रणाली स्थापित की गई, जहाँ परिवार में पिता को सर्वोच्च और निरंकुश अधिकार दिए गए थे। किसको, पिता को हमारे सर्वोच्च और निरंकुश अधिकार दिए गए थे। नागरिक अधिकार की बात करें तो नागरिक विवाह जो सिविल मैरिज और तलाक को कानूनी मान्यता दी गई। तो नागरिक विवाह और तलाक को कानूनी मान्यता दी गई, और मान्यता देकर समाज और पादरियों का प्रभाव कम कर दिया गया। हमारे समाज पर हमारे पादरियों का प्रभाव कम कर दिया गया। किसमें, तलाक और विवाह के अंदर पादरियों का प्रभाव कम किया गया। फिर श्रमिकों पर नियंत्रण की बात करें तो इस कोड ने क्या किया, पूंजीपतियों का समर्थन किया, और हमारे मजदूर संघ हमारे ट्रेड यूनियन है उनको अवैध घोषित कर दिया गया। इस कोड ने क्या किया, पूंजीपतियों का समर्थन किया, साथ ही साथ हमारे मजदूर संघ जो ट्रेड यूनियन है उनको अवैध घोषित कर दिया। विवादों में मिल मालिकों से की बात को ही प्राथमिकता दी जाती। जब भी विवाद होता था तो विवाद में किसको प्राथमिकता मिलती थी, मिल मालिकों की बात को ही प्राथमिकता मिलती थी। तो ये तुम्हारा नेपोलियन कोड था। फिर बात करें नेपोलियन के पतन के कारण और उनके प्रमुख अभियान की बात करें, क्यों नेपोलियन का पतन होता है। तो सत्ता का अति केंद्रीकरण कर दिया था नेपोलियन ने, जो क्या है, पूरे यूरोप को जीतने की अति महत्वाकांक्षा ही, कि सत्ता का अति केंद्रीकरण और पूरे यूरोप को जीतने की जो उनकी अति महत्वाकांक्षा थी, यही हमारे नेपोलियन के विनाश का कारण बनती है। अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से नेपोलियन अपने अंत की तरफ बढ़ता है। पहला तरीका आता है कौन सा, महाद्वीपीय प्रणाली, जिसे कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारे मुख्य कारण था हमारे नेपोलियन के अंत का। ये कब से शुरू होता है, हमारे 1806 से। महाद्वीपीय प्रणाली कॉन्टिनेंटल सिस्टम हमारा 1806 से शुरू होता है। अब बात करें ये है क्या। इंग्लैंड की अजय नौसेना से सीधे लड़ना मुश्किल था। हमारे जो नेपोलियन था, तो नेपोलियन इंग्लैंड की नौसेना से सीधे सीधे तो लड़ नहीं सकता था। क्यों, क्योंकि वो सीधे सीधे लड़ेगा तो नेपोलियन हारेगा, क्योंकि फ्रांस की नौसेना कमजोर थी, किसके मुकाबले, इंग्लैंड के मुकाबले। इसलिए नेपोलियन ने इंग्लैंड को आर्थिक रूप से तबाह करने की कोशिश की। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि कैसे हम इंग्लैंड को आर्थिक रूप से तबाह कर सकते थे। उन्होंने बर्लिन अध्यादेश जारी कर दिया। क्या किया, इसी वजह से उन्होंने बर्लिन अध्यादेश जारी किया, और पूरे यूरोप को इंग्लैंड के साथ व्यापार करने से रोक दिया। उन्होंने सोचा कि पूरा का पूरा यूरोप यदि इंग्लैंड से व्यापार नहीं करेगा तो कुछ ही समय में इंग्लैंड क्या, हमारा दिवालिया हो जाएगा। लेकिन हमारे नेपोलियन ने सोचा नहीं था कि हमारे इंग्लैंड के पास इतने सारे उपनिवेश है कि उनके द्वारा बनाया गया माल कहीं भी बिक जाएगा, तो इससे हमारे क्या, इंग्लैंड को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जवाब में इंग्लैंड ने भी फ्रांस पर आर्थिक नाकाबंदी कर दी, जिससे फ्रांस और उनके सहयोगी थे उनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होती है। तो इंग्लैंड ने भी ये कहा कि हमारे फ्रांस का भी कोई माल कहीं नहीं जाएगा, और हम चाहे हो सकता है कि इंग्लैंड का माल फ्रांस और यूरोप में ना बिके, लेकिन फ्रांस और यूरोप का भी कोई माल बाहर नहीं जाएगा, और यूरोप इनके अंदर भी नहीं जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, हमारे
फ्रांस और उनके जो सहयोगी थे, जिन्होंने जो बर्लिन अध्यादेश की पालना की थी, उनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होती है और ये पूरी पूरी महाद्वीपीय व्यवस्था असफल हो जाती है। 1806 की इससे स्पेन पर हमारे नेपोलियन ने कब्जा कर लिया। कब? और वो भी अनाधिकृत कब्जा, मतलब बात करें जो था पेनिनसुलर वॉर 1808 में। तो नेपोलियन ने स्पेन के राजा चार्ल्स फोर को हटा दिया। क्या? चार्ल्स फोर को हटा दिया और उनका जो छोटा भाई था जोसेफ, जोसेफ ने कहा कि भैया तुम तो भाई फ्रांस के क्या यूरोप के राजा हो, क्यों ना तुम मुझे कोई छोटा मोटा राज्य दे दो। तो नेपोलियन ने कहा कोई बात नहीं मेरा भाई, मैं तुझे एक राज्य दे देता हूँ, एक देश को तुम्हें वहां का राजा बना देता हूँ। और उसने सबसे बड़ी गलती की, फ्रांस स्पेन को छेड़ के। उसने सोचा स्पेन को मैं हरा दूंगा और स्पेन का राजा बना दूंगा किसको? मेरे भाई जोसेफ को। और यही उसका नासूर बन गया कि हमारे चार्ल्स फोर था हमारे स्पेन का राजा, तो नेपोलियन ने चार्ल्स फोर को हटा दिया और अपने भाई जोसेफ को वहां का राजा बना दिया। और इस तानाशाही कदम ने स्पेन में भयंकर राष्ट्रवाद को जन्म दे दिया। स्पेन की जनता ने स्पेन की जनता ने इंग्लैंड की मदद से नेपोलियन के खिलाफ एक लंबा गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। नेपोलियन बाद में खुद ही कहता है, नेपोलियन ने खुद ही ये बात बाद में स्वीकार की कि स्पेन का घाव ही है जो मुझे नष्ट कर पाया, नहीं तो वो मुझे नष्ट कर पाना इतना आसान नहीं था। स्पेन ने मुझे मारने की पूरी साजिश रची थी। फिर बात करें रूस का विनाशकारी अभियान। रूस को हराने की जो कोशिश थी वो भी उसके लिए घातक साबित हुई, जिसे मॉस्को कैंपेन कहते हैं 1812 का। तो महाद्वीपीय प्रणाली से रूस की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही थी। ये महाद्वीपीय प्रणाली से क्या रूस की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही थी। इसलिए हमारे जो जार अलेक्जेंडर थे उन्होंने हटने का फैसला किया। जो महाद्वीपीय प्रणाली थी इसने हटने का फैसला किया। इससे हमारे क्या नेपोलियन नाराज हो जाता है कि भाई मैंने इतनी मुश्किल से तो महाद्वीपीय प्रणाली शुरू की थी 1806 में, लेकिन 6 साल के अंदर ही हमारी जो रूस था वो सोच रहा था कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ इसकी वजह से, महाद्वीपीय प्रणाली की वजह से, तो क्यों ना मैं महाद्वीपीय प्रणाली से हट जाऊं। तो नेपोलियन को जब जैसे पता चलता है कि रूस पीछे हट रहा है, तो नेपोलियन ने रूस पर अपनी विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया। लेकिन रूस को तो उसे अंदाजा भी नहीं था, क्यों? क्योंकि उस समय ग्लोब और नक्शे नहीं हुआ करते थे, होते भी थे तो बहुत ही कमजोर हुआ करते थे। तो नेपोलियन ने अंदाजा भी नहीं लगाया कि रूस कितना बड़ा है। और रूस के जो सैनिक थे वो क्या थे? ठंडे इलाकों में जाके छुप गए। तो रूस की जो भयानक सर्दी और रूसी जो सेना की गुरिल्ला रणनीति थी, इस वजह से फ्रांस की सेना लगभग नष्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि फ्रांस की सेना को इतनी ठंड में लड़ने की आदत या फिर प्रैक्टिस नहीं थी। और इस अभियान में फ्रांस के करीब 5 लाख सैनिक मारे गए थे। इतिहासकार फिशरी से नेपोलियन की महत्वाकांक्षा और रूसी राष्ट्रवाद का टकराव मानते हैं, क्योंकि रूसी जो सैनिक थे वो तो ठंडों के अंदर अपने को आपको सर्वाइव कर पाए, लेकिन फ्रांसीसी सैनिक नहीं। इसी वजह से 5 लाख सैनिक मारे जाते हैं। फिर नेपोलियन वापस आ जाता है। फिर बात सोचता है नेपोलियन कि भैया जनता के अंदर तो बहुत ज्यादा रोष हो रहा है, क्योंकि जनता को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। अब क्या करें? लड़ाइयाँ लड़ते हैं। क्या करते हैं? लड़ाइयाँ लड़ते हैं। लड़ाइयाँ लड़ने से जनता इसके अंदर बिजी हो जाएगी और जनता को कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि मेरा शासन खराब है। तो 1813 से उसने राष्ट्रों का युद्ध शुरू किया, बैटल ऑफ लिप्सिंग। तो रूस ने नेपोलियन की कमजोरी को देख के रूस में नेपोलियन की कमजोरी को देख के यूरोप की जो शक्तियां थी जैसे स्वीडन, प्रशा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और रूस, इन सब ने मिलकर क्या चौथा गुट बना लिया। क्या क्या? चौथा गुट बना लिया। अब ड्रेसडेन में अपनी आखिरी जीत दर्ज करने के बाद क्या ड्रेसडेन में क्या अपनी आखिरी जीत दर्ज करने के बाद नेपोलियन अंततः क्या है लिप्जिंग के युद्ध में इस गुट से हार जाता। सारे के सारे देश एक साथ मिलते हैं और नेपोलियन के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं और लिप्जिंग के युद्ध में हमारे नेपोलियन हार जाता है। और 1814 में एल्बा द्वीप पर उसे भगा दिया जाता है कि भैया तू इस द्वीप पर रह, तू यहीं का राजा बन जा और कुछ ही कर, लेकिन तू वापस फ्रांस में मत आ, जब भी तुझे जिंदा छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। 1814 में उसने कहा कि मैं यहीं का राजा बन जाता हूँ। किसका? एल्बा द्वीप का राजा बन जाता हूँ, मुझे फ्रांस के राजा बनने की जरूरत नहीं है। और वहीं पे शांतिपूर्वक रहने लग जाता है। अचानक फिर कीड़ा आता है उसे। वो सोचता है कि मैं तो फ्रांस को वापस राजा बनूंगा। तो वो सोचता है कि चलो फ्रांस चलो और राजा बनते हैं। 1815 में नेपोलियन एल्बा द्वीप से भाग जाता है। कहाँ से? एल्बा द्वीप से भाग जाता है। भाग कर कहाँ? वापस फ्रांस में आ जाता है और फिर से सत्ता पे कब्जा कर लेता है। लेकिन ये कब्जा केवल 100 दिनों के लिए होता है, मतलब बहुत कम समय के लिए होता है। 18 जून 1815 को बेल्जियम के मैदानों में हमारे क्या 18 जून 1815 को बेल्जियम के मैदान में हमारे वाटरलू की लड़ाई होती है। क्या? वाटरलू की लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में यूरोपियन गठबंधन सेनाओं ने क्या यूरोपीय गठबंधन सेनाओं ने उसे अंतिम और निर्णायक रूप से हरा दिया। कब? 1815 में। किसमें? वाटरलू की लड़ाई में। एंड की बात करते हैं, अंतिम समय दी एंड होता है उसकी बात करें। तो वाटरलू में हार के बाद अंग्रेजों ने नेपोलियन को गिरफ्तार कर लिया
और इसे अफ्रीका के पास अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना नामक एक निर्जन द्वीप पे कैदी बनाकर भेज दिया और 1821 में इस महान सेनापति और सम्राट की मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं नेपोलियन बहुत ही महान था, लेकिन महान होने के बावजूद उसके पतन के बहुत सारे कारण थे। इनकी बात करें कि नेपोलियन के पतन के लिए किसी एक घटना को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। यह उसकी सैन्य कूटनीति और व्यक्तिगत भूलों का मिला जुला परिणाम था, जिसकी वजह से नेपोलियन का पतन होता है। बात करें कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से नेपोलियन का पतन होता है, इनकी बात करें। पहला कारण आता हमारा रणनीतिक और सैन्य भूलें। क्या कौन सी रणनीतिक और सैन्य भूलों की बात करें, स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री बाउंड्री ब्लंडर्स की। पहली हमारी सबसे बड़ी कमी आती है हमारे महाद्वीपीय प्रणाली कॉन्टिनेंटल सिस्टम। तो ब्रिटेन की नौसेना को हराना असंभव था। क्या नेपोलियन के लिए ब्रिटेन की नौसेना को हराना असंभव था। इसी चीज को देखकर नेपोलियन ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से तबाह करने के लिए पूरे यूरोप में उसके व्यापार पर रोक लगा दी थी। लेकिन ये दाव क्या था, उल्टा पड़ गया। इससे हमारे पूरे यूरोप में वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई और फ्रांस की खुद की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। रूस जैसे सहयोगी देश तो हमारे फ्रांस के दुश्मनी हो गए थे। हमने देखा था मॉस्को का युद्ध। फिर पेनिनसुलर युद्ध की बात करें, हमारे स्पेनिश युद्ध, तो स्पेन पे हमारे नेपोलियन ने जबरदस्ती कब्जा करने की भूल की, जिसने वहां पे भयंकर राष्ट्रवाद को जन्म दिया। स्पेनिश गुरिल्लाओं ने फ्रांसीसी सेना की नाक में दम कर दिया और फ्रांस ने अकेले इस युद्ध में 3 लाख सैनिक खो दिए थे। किसमें, हमारे स्पेनिश युद्ध था, पेनिनसुलर युद्ध। तो इसमें हमारे कितने 3 लाख सैनिक खो दिए थे। नेपोलियन ने इसे स्पेन का नासुर कहा था। नेपोलियन ने इसे क्या कहा, स्पेन का नासुर, जिसकी वजह से हमारा फ्रांस दुखी रहा। फिर बात करें रूस का विनाशकारी अभियान, जो मॉस्को अभियान था 1812 का। तो रूस पर आक्रमण नेपोलियन की सबसे बड़ी भूल थी। रूस की कड़ाके की सर्दी, जो हमारे जनरल विंटर था, और रूसी सेना के पीछे हटो और जला दो। जब पीछे हटो और जला दो, जलाने की बात करें, किसकी जलाने की बात कर रहे हैं, मरखाना पानी के जलाने की बात कर रहे थे। जैसे रूसी सेना पीछे हटती जाती, हमारी फ्रांसीसी सेना आगे बढ़ती जाती। लेकिन रूसी सेना हमारा क्या, जगहों को जलाती हुई जा रही थी, खाने पानी को जलाती हुई जा रही थी। इसी वजह से हमारी जो फ्रांसीसी सेना थी, भूख और प्यास से काफी लंबे समय तक जी, लेकिन फिर मर गई। 5 लाख सैनिक तो केवल भूख प्यास से और ठंड से ही मर गए। इनकी जो छापामार नीति थी, इसने फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। तो ब्रिटिश नौसेना की अजय शक्ति की बात करें, तो ब्रिटेन की नौसैनिक श्रेष्ठता, जैसे हमारे ट्रफलगर के युद्ध था, उसमें नेपोलियन की महाद्वीप प्रणाली को कभी सफल नहीं होने दिया। फिर बात करें राजनीतिक और कूटनीतिक कारण की। किसकी राजनीतिक और कूटनीतिक कारण की बात करें, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कॉजेज की। तो इसके अंदर देखेंगे राजनीतिक कूटनीतिक कारण में पहला आता है राष्ट्रवाद का उदय, मतलब राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो फ्रांसीसी क्रांति ने जिस राष्ट्रवाद को जन्म दिया था, क्या फ्रांसीसी क्रांति ने जिस राष्ट्रवाद को जन्म दिया था, वही नेपोलियन के खिलाफ हथियार बन गया था। स्पेन, प्रशा और रूस में, स्पेन, प्रशा और रूस में हमारे फ्रांसीसी आधिपत्य के खिलाफ भयंकर राष्ट्रवादी प्रतिरोध होता है। फ्रांसीसी आधिपत्य होता है, इसके खिलाफ का भयंकर राष्ट्रवादी प्रतिरोध होता है, जिसने पूरे यूरोप को एकजुट कर दिया था। फिर नेपोटिज्म किया, नेपोलियन ने नेपोटिज्म किया, मतलब भाई भतीजावाद किया। तो नेपोलियन ने अपने विजित देशों में जिन जिन राष्ट्रों को जीतता था, उनके योग्य शासकों को हटा दिया और उनके योग्य शासकों के बजाय अपने अयोग्य संबंधी, जैसे स्पेन में अपने भाई जोसेफ को, हॉलैंड में लुई को, इनको गद्दी पर बैठा दिया। संकट के समय इन कमजोर शासकों ने कोई वफादारी भी नहीं निभाई और कुशलता तो इनके अंदर थी ही नहीं। फिर पोप के अपमान की बात करें, तो अपने राज्याभिषेक के दौरान पोप के हाथ में, क्या अपने राज्याभिषेक के दौरान पोप के हाथ से ताज छीन के खुद उन्होंने पहना। जब पोप उन्हें ताज पहनाने के लिए आता है, तो वो क्या करता है, नेपोलियन पोप के हाथ से ताज को छीन लेता, खुद अपना ताज पहनता और बाद में पोप को बंदी बना करके पूरे यूरोप का कैथोलिक समाज नेपोलियन के खिलाफ खड़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे पोप को बंदी बना लेता है, जिससे हमारे पूरा का पूरा यूरोपीय कैथोलिक समाज था, ये हमारे नेपोलियन के खिलाफ हो जाता है। अब हम देखेंगे आंतरिक और व्यक्तिगत कारण, या इंटरनल और पर्सनल कॉजेज की बात करें, तो लगातार युद्ध लड़ना और बलात् भक्ति की बात करें, तो नेपोलियन के जीवन भर चलने वाले युद्धों में हमारे फ्रांस के संसाधनों और जनशक्ति को निचोड़ लिया था, पूरी तरह से चूस लिया था। विदेशी सैनिकों की जबरन भर्ती से सेना में एकता और मनोबल खत्म हो रहा था। क्यों, क्योंकि सैनिक भारत फ्रांस के तो खत्म हो रहे थे, इसी वजह से विदेशी सैनिकों की भर्ती की जा रही थी। इतिहासकार डॉक्टर स्लोवेन की बात करें, तो नेपोलियन का पतन उसकी और उसकी सेना की थकान से दिखता है। क्यों, क्योंकि उस वो भी थक गया था और तुम्हारी जो फ्रांस की सेना भी थक गई थी, इसी वजह से नेपोलियन का पतन होता है। फिर स्वभाव की खामियां, तानाशाही की बात करते हैं, नेपोलियन अत्यंत जिद्दी था, साथ ही साथ अति महत्वाकांक्षी हो गया था। नेपोलियन बहुत ज्यादा जिद्दी और अति महत्वाकांक्षी हो गया था। उसने अनुभवी सलाहकारों की बात सुननी बंद कर दी थी। उसने फ्रांस में सेंसरशिप लगाई और मजदूर संघों पर प्रतिबंध लगा दिया।
क्रांति के जो लोकतांत्रिक आदर्श थे उनका भी गला घोट दिया था, जिससे मत जनता और बुद्धिजीवी वर्ग उनसे बिल्कुल कट गया था। अब हम देखेंगे हमारे जो नेपोलियन था, तो नेपोलियन का ऐतिहासिक मूल्यांकन करके देखें, इवोल्यूशन करके देखें, तो क्या पता चलता है। इतिहास में नेपोलियन को एक महान सुधारक और विध्वंसक, तानाशाह दोनों के रूप में याद किया जाता है। हमारे क्या महान सुधारक के रूप में भी, साथ ही साथ महान विध्वंसक तानाशाह के रूप में भी जाना जाता है। बात करें नेपोलियन ने कौन कौन सी अच्छी चीजें दी, मतलब सकारात्मक विरासत दी, पॉजिटिव लेगेसी की बात करें, तो फ्रांस का आधुनिकीकरण किया। नेपोलियन के क्या, फ्रांस का आधुनिकीकरण किया और बिखरी हुई व्यवस्था को एकजुट किया। नेपोलियन कोड के माध्यम से उन्होंने कानून के सामने समानता स्थापित की। उन्होंने क्या किया, नेपोलियन कोड के माध्यम से कानून के सामने समानता स्थापित की, शिक्षा का आधुनिकीकरण किया और चर्च को राज्य के नियंत्रण में लाकर धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। तो पतन की विरासत की बात करें, डाउनफॉल और नेगेटिव की बात करें, तो उनकी अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और निरंकुश शासन ने लाखों लोगों की जान ले ली। सैन्य अभियानों ने क्या किया, उनका अत्यधिक हस्तक्षेप, सैन्य अभियानों में उनका अत्यधिक हस्तक्षेप और दूसरों की सलाह न मानना उनके विनाश का कारण बनता है। फिर बात करें स्वयं का मूल्यांकन करके देखें, सेल्फ असेसमेंट करके देखें, तो नेपोलियन अपने जीवन के विरोधाभासों को बहुत अच्छी तरह समझता था। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन था, मैं ही क्रांति हूँ और मैंने क्रांति का अंत किया, कि मैंने ही, आई एम द रिवोल्यूशन और आई डिस्ट्रॉयड द रिवोल्यूशन, मतलब मैं ही क्रांति हूँ, मैंने ही क्रांति में जन्म लिया है और क्रांति को भी मैंने ही खत्म किया, मैं भी क्रांति से खत्म हुआ हूँ। तो ये उनका कथन था, मैं ही क्रांति हूँ, मैंने क्रांति का अंत किया है। तो बात करें इस कथन का मतलब क्या है, कि मैं ही क्रांति हूँ मतलब है उसने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, तो समानता और योग्यता के आधार पर पद, सामंतवाद का अंत, इनको पूरे यूरोप में फैलाया था। तो उसने क्या किया, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को फैलाया था, मतलब मैं ही क्रांति हूँ और मैंने क्रांति का अंत किया, मतलब मैं खुद को सम्राट घोषित किया। मैंने क्या किया, खुद को सम्राट घोषित किया और घोषित करके प्रेस और जनता की आजादी छीन के क्रांति के मूल जो लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप था उनको हमेशा के लिए दफन करने का काम किया। तो इस तरह से आज एक लेक्चर के जरिए हमने विश्व के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा फ्रांसीसी क्रांति, जो 1789 में हुई थी और 1799 तक चली थी, 10 सालों तक चली थी, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।